नमस्कार दोस्तों। तो आप कैसे हैं? अच्छे हैं? रक्षाबंधन तो आप अच्छी तरह से बिता लिए होंगे। तो आज हम लोग जो है भौतिक विज्ञान में आवेश पढ़ेंगे। ठीक है, वैद्युत आवेश, वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, और वैद्युत धारा। तो चलिए जल्दी से बिना कुछ देरी किए हुए वैद्युत आवेश पढ़ते हैं। तो आवेश क्या होता है? तो आवेश के विषय में हम लोग जानेंगे। आवेश, ठीक है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, ऐसे अगर सपोज दैट वस्तुओं को रगड़ेंगे, जैसे कंघी ले लें और कंघी को जब हम रगड़ते हैं, रगड़ते 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 कंघी में एक ऐसा गुण आ जाता है जिसके कारण कि एक छोटे छोटे कागज के टुकड़े को भी अगर हम पास ले जाते हैं तो वो जो है कंघी के पास कागज का टुकड़ा खींच कर चला आता है। या बाल का ही अगर हम कंघी रगड़ते रहें तो रगड़ते रगड़ते आप देखेंगे कि बाल के पास जब कंघी ले जाएंगे तो बाल उसमें चिपकने लगेगा या तो दूर होने लगता है। इसका मतलब ये है कि उसमें एक प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है और वह गुण जो उसमें उत्पन्न होता है वो आवेश के कारण होता है। किसके कारण होता है? आवेश के कारण, यानी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है जिसके कारण आवेशित हो जाते हैं। वस्तु क्या होते हैं? आवेशित होते हैं। कब? रगड़ने पर। तो रगड़ने पर इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं का आदान प्रदान होता है। जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं आपस में तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं का आदान प्रदान होता है। तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं रगड़ने पर, अगर ये दो वस्तु है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर गया, अगर तो इलेक्ट्रॉन अगर इस पर जाता है तो ये ऋणात्मक आवेश कहलाएगा और जो देता है उस पर धनात्मक आवेश होता है। जो देता है उसे कहा जाता है दाता और जो लेता है उसे कहा जाता है ग्राही। ठीक है, दाता और ग्राही। दाता में इलेक्ट्रॉन की संख्या की कमी होगा, यानी जब इलेक्ट्रॉन देगा तो सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। याद रखिएगा, सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी, इसमें कमी होगा और इसमें सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होता है। इसमें क्या होता है? अधिकता होता है। यानी इसमें होता है कि जब इलेक्ट्रॉन, जैसे समझिए, ऐसे मान लेते हैं कि पहले इसमें कुल 50 इलेक्ट्रॉन थे और जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पहले इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं 30 था। तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो ये हो गया 31 और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये हो गया 49। यानी पहले सामान्य अवस्था में इसके पास 50 इलेक्ट्रॉन थे, जब एक इलेक्ट्रॉन चले गए इस पे तो इसमें 49 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? कमी हो गया। क्लियर है? और इसमें क्या था? पहले से 30 इलेक्ट्रॉन था और जब इलेक्ट्रॉन एक आ गया तो इसमें हो गया 31, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। याद रखिएगा, जो ऋणात्मक आवेश जिस वस्तु पर होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होता है और जिस पर धनात्मक आवेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। धनात्मक आवेश दाता कहलाता है और जो ऋणात्मक आवेशित वस्तु होता है वो ग्राही कहलाता है। ये दो बातें आप याद रखिएगा। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणात्मक आवेश होता है। कूलाम का ऋणात्मक आवेश होता है, याद रखिएगा। और एक प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का इतना ही होता है, कूलाम का, परंतु इस पर धनात्मक आवेश होता है। क्या होता है? धनात्मक। बहुत लोग क्या करते हैं कि जो माइनस है इसी को प्लस कर देते हैं, तो इसमें माइनस प्लस करोगे तो ऋणात्मक और धनात्मक संख्या नहीं होता है। जैसे अगर हम यहाँ 10 लिखे हैं और 10 पर -1 घात लिख दिए तो ये ऋणात्मक संख्या नहीं है। ये क्या है? इसका मतलब ये है कि 1/10 है और ये क्या है? 10। याद रखिएगा। अब ये नहीं कि ये ऋण है, ऋणात्मक यहाँ लिखे तो ये समझ लीजिएगा ये घात पर माइनस है और यहाँ धनात्मक लिख दिया तो यहाँ प्लस न कर दीजिएगा, गलत कर जाओगे। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर ये ऋण है और यहाँ पर ये प्लस है। इसका अर्थ ये होता है। क्लियर है? चलिए
अब यहाँ पर जैसे एक इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से इतने कूलम का आवेश होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 गुना, 3 इलेक्ट्रॉन से 3 गुना, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 गुना। यानी अगर Q हो टोटल आवेश Q, तो इसके लिए हम कह दें कि N इंटू E, यानी N इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता हो तो आवेश Q बराबर N इंटू E होता है, जहाँ E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? अब जरा आप देखिए, जैसे सपोज दैट अगर प्रश्न होता कि किसी वस्तु पर 3.2 इंटू 10⁻13 कूलम का ऋणात्मक आवेश हो तो उस वस्तु पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगा। अब ये प्रश्न है, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है, तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर दिया गया है कि किसी वस्तु पर इतना है 3.2 इंटू 10⁻⁻13, यानी Q बराबर क्या है, तो Q बराबर दिया गया है कि 3.2 इंटू 10⁻⁻13 कूलम का क्या है, ऋणात्मक आवेश है, ठीक है। तो जब ऋणात्मक आवेश होता है तो अधिकता होगा, ये हमेशा याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मान लेते हैं, n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो n इंटू E बराबर Q, तो n बराबर हो जाएगा Q अपान E। Q का मान है कितना, 3.2 इंटू 10⁻⁻13 और E का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ पे 16 दूना के 32 है, 2 हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 गुणे 10⁻⁻13 और प्लस 19, यानी 2 गुणे 10⁻6 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगा। सामान्य अवस्था से इतने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, याद रखिएगा, सामान्य अवस्था से इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे, जबकि पहले इतने इलेक्ट्रॉन कम थे, जो वर्तमान में होगा। तो ये होगा इसका आंसर। लिख लीजिए, जल्दी से लगा लीजिए। हो गया, लिख लीजिए। दूसरा लिखिए, यदि किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से 5 गुणे 10⁸ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गया हो तो उस वस्तु पर कितने कूलम का ऋणात्मक या धनात्मक आवेश होगा। तो अब देखिए, इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो अधिकता अगर होता है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगा तो ऋणात्मक आवेश होगा, और इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो धनात्मक आवेश। अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा तो धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगा तो ऋणात्मक आवेश, ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब ये कमी है इतने इलेक्ट्रॉन को, तो वस्तु पर तो ऋणात्मक आवेश होगा। कितना आवेश होगा, तो Q बराबर NE से बता दें। N का मान है 5 गुणे 10⁸ और E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये 16 5 80 तो 8 हो गया, गुणे 10⁻⁻11 कूलम। इतने कूलम का कैसा आवेश, धनात्मक आवेश होगा, धनात्मक आवेश। ये दाता होगा कि ग्राही होगा, जब धनात्मक है तो दाता,
इसको क्या बोलेंगे? दाता। ठीक है, तो लिख लीजिए जल्दी से। जल्दी से लिख लीजिए। हो गया? चलिए, अब तो समझ में आ गया। अब चलिए, जैसे समान आकार के अगर दो वस्तु हैं तो इसमें पहली बात तो ये है कि आवेशित जब वस्तु हो जाते हैं तो उनपे जो है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है। तो विपरीत प्रकार के जब आवेश होते हैं तो आकर्षण बल लगता है। याद रखिएगा, अगर ये धनात्मक हो और ये ऋणात्मक आवेश हो तो इनमें जो बल लगता है वो आकर्षण बल लगता है। क्या है? आकर्षण बल। आकर्षण बल लगता है। और जब दोनों ही धनात्मक आवेश होते हैं तो ये इसको दूर हटाता है, ये भी इसको दूर हटाएगा। इसका मतलब है कि इनके बीच में जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण बल लगता है। कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल। तो इन पर जो है धनात्मक आवेश अगर दोनों पर है तो प्रतिकर्षण बल, ऋणात्मक आवेश है तो आकर्षण बल। यानी विपरीत, अगर विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो आकर्षण बल और एक ही प्रकार के आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण। अर्थात जब दोनों पर ऋणात्मक आवेश हो जाएगा तो प्रतिकर्षण बल होगा और दोनों पर धनात्मक आवेश होगा तो तो भी प्रतिकर्षण होगा। लेकिन विपरीत, एक पर धनात्मक और एक पर ऋणात्मक आवेश हो जाए तो आकर्षण बल लगता है। अच्छा, कुछ लोग हमने देखा है कि कुछ लोग इसको जो है बताते हैं कि आवेश का पहचान प्रतिकर्षण बल से करते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। याद रखिएगा, आवेश की पहचान प्रतिकर्षण बल के द्वारा नहीं कर सकते हैं। क्या आकर्षण बल नहीं लगेगा? आकर्षण बल भी तो लगता है। क्या प्रतिकर्षण बल के द्वारा हम आवेश का पहचान कैसे कर लेंगे? किस तरह हम कर लेंगे कि जो है हम, ऐसा तो है नहीं कि प्रतिकर्षण बल लगेगा तो हम बताएंगे कि दूसरे पर जो है धनात्मक आवेश है कि ऋणात्मक आवेश है। ऐसा तो है नहीं। हम तो जब ये कह सकते हैं कि एक पहले से हमको पता है कि इस पर धनात्मक आवेश है, दूसरा वस्तु लाने पर अगर प्रतिकर्षण करेगा तो कहेंगे धनात्मक आवेश है और आकर्षण करेगा तो कहेंगे कि ऋणात्मक आवेश है दूसरी वस्तु पर, तभी तो पहचान करेंगे ना। अगर हम पहले से पता है कि इस पर ऋणात्मक आवेश है तो दूसरे पर अगर धनात्मक होगा तो आकर्षण लगेगा और दूसरे पर ऋणात्मक होगा तो प्रतिकर्षण, अर्थात दोनों के द्वारा पहचान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आकर्षण बल के द्वारा ही पहचान कर सकते हैं। इसमें न्यूटन का नियम, जो लोग कहते हैं कि न्यूटन का नियम भी, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ये कहता है कि दो वस्तु पास पास होते हैं तो आकर्षण बल लगता है, तो आकर्षण बल के द्वारा हम नहीं कर सकते हैं। तो ये न्यूटन का नियम तो हमेशा वो ऑलरेडी पहले से ही लग रहा होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है वहाँ आवेशों के चलते जो बल लगता है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे दो वस्तु अभी भी कहीं पर भी पड़ा हुआ है, अगर इस पर दो वस्तु यहाँ पर है तो इन पर जो है पहले से ही न्यूटन का नियम लग रहा है। लेकिन जब इस पर आवेश आ जाते हैं, अलग से आवेश आते हैं ना, पहले से तो आवेश रहते नहीं है, इस पर अलग से आवेश आते हैं। और आवेश कब आते हैं? जब इनको रगड़ते हैं। बिना किसी घटना का इन पर आवेश नहीं हो सकता है। आवेशित तभी होगा जब इनको हम आवेशित करेंगे, नहीं तो ये सामान्य अवस्था में तो निरावेशित की तरह रहते हैं ना। ऐसा थोड़े कि उस पर आवेश ही रहेगा। जब तक कि हम किसी न किसी कारण से अगर वस्तु को आवेशित नहीं करेंगे तब तक वो आवेशित नहीं होगा। तो सामान्य अवस्था में तो न्यूटन का बल लग ही रहा है, लेकिन जब इस पर आवेश देते हैं, रगड़ते हैं, उसके बाद अनुभव करते हैं कि आकर्षण बल है कि प्रतिकर्षण बल है, तब हम ये बताते हैं कि वह क्या है, कि धनात्मक आवेश है कि ऋणात्मक आवेश है। उसमें भी एक पर पता होना चाहिए, तब हम बता पाएंगे दूसरे पर, नहीं तो पहले से नहीं बता पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो है हम बता देंगे कि नहीं आकर्षण है अथवा प्रतिकर्षण है तो आवेश कौन सा है, ऐसा नहीं है। हाँ, प्रतिकर्षण बल के द्वारा पहचान करते हैं चुंबक का।
चुम्बक का पहचान, वो भी हम जब चुम्बक बताएंगे तो बताएंगे किस तरह चुम्बक का पहचान प्रतिकर्षण बल के द्वारा करते हैं, आकर्षण बल के द्वारा नहीं कर सकते। तो उसमें हम बताएंगे जब चुम्बक बताएंगे तब। लेकिन आवेश में कदापि सत्य नहीं है। अगर कोई भी बता रहा है तो गलत है, ये आप ये समझ लीजिएगा। कुछ लोगों ने हमसे बताया भी है, हमने देखा है कि कुछ बच्चे जो है इस पर बहस कर रहे थे, परंतु जो है ये याद रखिएगा कि अगर इस तरह का कोई ज्ञान दे रहा है तो गलत है। उनसे प्रूफ मांगिए, प्रूफ कैसे देते हैं, और आप अपना तर्क रखिए कि जब कोई भी वस्तु पहले से, क्या आवेशित हम पहले से किसी वस्तु को मान सकते हैं? अगर मान ही लेते तो फिर हमने आवेश के विषय में क्यों कह दिया कि जो है रगड़ने पर आवेश आता है? रगड़ने पर ना आवेश आता है तो सामान्य अवस्था में तो उस पर किसी प्रकार का अगर बल पहले से न्यूटन का जितना लगना चाहिए वो तो लग ही रहा है। लेकिन जब रगड़ देंगे तब न बल अलग से बल का अनुभव करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बिना रगड़े अलग बल का अनुभव करने लगेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो याद रखिएगा कि ये सत्य नहीं होगा कि हम प्रतिकर्षण बल के द्वारा आवेश का पहचान करेंगे, ये नहीं, याद रखिएगा। हम आकर्षण बल के द्वारा भी आवेश का पहचान कर सकते हैं, प्रतिकर्षण बल के द्वारा भी आवेश का पहचान, अर्थात दोनों के द्वारा आवेश का पहचान किया जा सकता है कि धनात्मक आवेश है कि ऋणात्मक आवेश है। लेकिन ये तभी संभव है जब एक पर आवेश का प्रकार पता हो, एक पर आवेश का प्रकार हमें पता हो। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो इनके बीच बल लगता है वो बल देखा गया कुलाम्स ने यह देखा कि जो इन पर बल लग रहा है F जो बल लगता है, ये बल इनके बीच की दूरी R की व्युत्पन्नपाती, और अगर इन पर आवेश Q1 Q2 है तो F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, यही F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है, जिसे कुलाम्स का नियम कहते हैं, कुलाम्स लॉ बोला जाता है। यह एक सदिश होता है क्योंकि एक दिशा में लगेगा ना, बल है तो बल तो दिशा में ही लगेगा। तो ये जो है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। अब जरा देखेंगे, जब दो समान आकार के आवेश हों, वस्तु हों, समान आकार के वस्तु हैं, यानी इसकी भी त्रिज्या R है, इसकी भी त्रिज्या R है, और इस पर Q1 और Q2 कूलाम का आवेश है। जब इन्हें जो है हम संपर्क करा देते हैं, ऐसे यहाँ पर संपर्क करा दिया, संपर्क कराने के बाद हम हटा देते हैं। जब यहाँ पर हटा देते हैं तो यहाँ पर जो है आवेश होता है, दोनों पर मिलकर आवेश हो गया Q1 प्लस Q2। तो अब Q1 प्लस Q2/2 और Q1 प्लस Q2/2 दोनों पर बराबर आवेश हो जाते हैं। याद रखिएगा, दोनों पर आवेश बराबर होते हैं। अच्छा, एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि आवेशों का स्थानांतरण जो इस पर से इस पर आते जाते हैं, इस पर से आते जाते तब तक रहेंगे जब तक कि इनका विभव समान न हो जाए। अगर इसमें 10 वोल्ट हो, इसमें भी 10 वोल्ट हो जाए तो आवेशों का आदान प्रदान रुक जाता है। यानी जब विभव समान हो जाता है तो आवेशों का आदान प्रदान रुक जाता है, और जब तक विभव समान नहीं होता है तभी तक आवेश का आदान प्रदान होता है। ठीक उसी तरह जैसे कि हीट के लिए ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है कि गर्म वस्तु ठंडी वस्तु को ऊष्मा देता है, तब तक ऊष्मा देता है जब तक कि ताप समान न हो जाए। और जैसे ही दोनों का टेम्परेचर समान हो जाए, भले ही किसी के पास ऊष्मा ज्यादा है या कम है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ टेम्परेचर समान हुआ कि ऊष्मा का आदान प्रदान क्या होता है, रुक जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कि अगर हम पानी एक ड्रम में पानी भर दें और एक पाइप में पानी भर दें, दोनों का संपर्क नीचे से कर दें, तो तब तक पानी का आदान प्रदान होता रहेगा जब तक कि ऊंचाई बराबर न हो जाए। क्या ऊंचाई, तो ऊंचाई उसमें बराबर होता है, उसमें मात्रा किसमें ज्यादा है किसमें कम है इससे कोई मतलब नहीं। ड्रम में पानी की मात्रा ज्यादा होता है लेकिन पाइप में पानी की मात्रा कम है, लेकिन जैसे ही दोनों का लेवल बराबर होता है पानी का आदान प्रदान रुक जाता है। ठीक उसी तरह ऊष्मा का आदान प्रदान तभी तक होता रहता है जब तक कि ताप जो है अप डाउन है। जैसे ताप समान हो जाता है ऊष्मा का आदान प्रदान रुक जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आवेशों का आदान प्रदान। तो आवेशों का आदान प्रदान तब तक होता है जब तक कि विभव समान न हो जाए। जैसे ही विभव समान हो जाते हैं दोनों गोलों का आवेश का आदान प्रदान रुक जाता है। क्लियर है? अब चलिए यहाँ पर तो ये हो गया। अब जरा समझिए यहाँ पर
कि यहाँ पर पहले स्थिति में ये r दूरी पर रखा हुआ था, और जब ये r दूरी पर रखा हुआ था तो उस कंडीशन में इस पर लग रहा था बल क्या, F1, और जब ये यहाँ पर रखा, r ही दूरी पर रखा हुआ है, और अब इसमें जो बल लग रहा है F2, क्योंकि आवेश दोनों पर बदल चुका है। तो अब यहाँ पे जो F1 है और F2, तो F1 के लिए तो यही लिखेंगे, और F2 के लिए क्या हो जाएगा कि F2 जो बल लगेगा यहाँ पर F2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर लिखेंगे Q1 और Q2, तो ये दोनों का गुणा करेंगे तो Q1 प्लस Q2/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपान R स्क्वायर। अब देखिए ये समीकरण 2, और इसमें जो F1 लगेगा वो तो यही लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2/R स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम F1/F2 कर दें, ठीक है, F1/F2 कर दें इसमें और इसमें भाग दे दें, तो देखिए F1 तो ये है, तो F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी, तो कट जाएगा, ठीक है। ये R स्क्वायर नीचे यहाँ भी है, R स्क्वायर नीचे ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, Q1 Q2। अब देखिए यहाँ भी बचा Q1 Q2, और जब ये नीचे वर्क करेंगे तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा क्या, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, और जो 4 आएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो 4Q1 Q2/Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। और ये इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ है, पूछा गया प्रश्न है, IIT में भी पॉलिटेक्निक में भी आया हुआ है, तो जरा इसको लिख लीजिए जल्दी से। यानी ये कनेक्ट कराने से पहले आवेश Q1 Q2 है, कनेक्ट कराने के बाद, इन संपर्क कराने से पहले, यहाँ पर इसको लिखेंगे संपर्क कराने के बाद, संपर्क कराने के बाद, और इसको लिखेंगे संपर्क कराने से पहले, संपर्क से पहले, ठीक है। तो लिख लीजिए, बना लीजिए, F1/F2 इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। हो गया। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि दोनों आवेशित जो वस्तु होंगे वो बराबर ही होंगे, समान आकार के ही होंगे, बड़ा और छोटा भी हो सकता है। तो हमने अभी बताया कि जब आवेशों का स्थानांतरण होता है तो तब तक होता रहता है जब तक कि विभव समान न हो जाए, और जैसे ही विभव समान हो जाते हैं आवेशों का स्थानांतरण क्या होता है, रुक जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जरा देखेंगे आवेशों का स्थानांतरण कब, जब बड़ा और छोटा गोला होता तब। तो इस कंडीशन में, जैसे कि अगर सपोज दैट मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर ये त्रिज्या है R1 और ये त्रिज्या है R2, इसकी त्रिज्या क्या है R2, ठीक है। तो इस पर आवेश है Q1 और इस पर आवेश क्या है Q2। मान लेते हैं कि संपर्क कराने के बाद जो है यहाँ संपर्क हो गया, और संपर्क कराने के बाद ये संपर्क हुआ, संपर्क के बाद फिर अपने अपने स्थानों पर ये चले गए। तो जब अपने अपने स्थानों पर गए तो यहाँ पर क्या हुआ कि इससे मान लेते हैं कि इस पर इलेक्ट्रॉन Q कूलम चला गया, तो Q1 में से Q घटाएंगे, और इस पर Q2 था और Q आ गया तो Q2 प्लस Q कर देंगे। तो जो ये आवेश की मात्रा अब लास्ट में हो गया, यह आवेश की मात्रा जो है इनके त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि Q1 माइनस Q/Q2 प्लस Q बराबर लिखा जाएगा R1/R2, R1/R2, याद रखिएगा इसे, ठीक है। तो त्रिज्याओं के अनुपात में आवेशों का बंटवारा या स्थानांतरण होता है। तो लिख लीजिए इसे, चित्र बना लीजिए। जब अलग अलग आकार के वस्तु हों तो संपर्क कराने के बाद उन वस्तुओं पर आवेश की मात्राओं का अनुपात
आवेश की मात्राओं का अनुपात, आवेश की मात्राओं का अनुपात उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में होता है, उनके त्रिज्याओं के अनुपात में होता है। और इसको लिख लीजिए, ये लिख लीजिए जल्दी से। हो गया। हो गया, लिख ली। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, यदि दो आवेशित गोलों पर आवेशों की मात्रा क्रमशः 80 माइक्रोकूलाम तथा 120 माइक्रोकूलाम हो और इनकी त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 40 सेंटीमीटर हो तो संपर्क कराने के बाद कितने कूलाम का आवेश किस गोले पर स्थानांतरित होगा यानी जाएगा। ठीक है। यदि दो आवेशित गोलों पर आवेशों की मात्रा क्रमशः 80 माइक्रोकूलाम तथा 120 माइक्रोकूलाम हो, प्रकार नहीं दिया गया, इसका मतलब या तो दोनों धनात्मक है या तो दोनों ऋणात्मक है तो हो, और इनकी त्रिज्याएं क्रमशः 10 व 40 सेंटीमीटर हो तो संपर्क कराने के बाद कितने कूलाम का आवेश किस गोले पर चले जाएंगे। मान लिया जाए, हमने मान लिया। आप क्या मानना चाहते हैं? आप मानना चाह रहे हैं संभवतः हमें लगता है कि 120 से ही 80 पर जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि 120 वाले से गया किस पे, 80 वाले पे गया। कितना कूलाम गया? Q कूलाम गया। ठीक है। तो चलिए मान लिया जाए कि Q कूलाम का आवेश जो है 120 से गया किस पे, 80 वाले पे। तो 120 तो 80 प्लस Q करेंगे, यहाँ पर ध्यान समझिएगा। तो 120 वाले की त्रिज्या कितना है? तो दूसरा गोला है, दूसरे गोले की त्रिज्या है 40, यहाँ पर 40 और पहले की त्रिज्या है 10। ठीक है। अब ये इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, 0 0 कट गया। तो ये हो जाएगा कितना कि 120 माइनस Q बराबर 8 चौक 32, 320 प्लस 4Q। ठीक है। इधर जाएगा तो 5Q हो जाएगा। तो 5Q बराबर हो जाएगा, ये 320 जब इधर आएगा तो 120 माइनस 320 बराबर हो जाएगा 200। तो माइनस 200 हुआ ना, इसका मतलब Q बराबर कितना हो जाएगा 200/5, 5 चौके 20 यानी 40 माइक्रोकूलाम। अब चूंकि माइनस आ गया 40 माइक्रोकूलाम, तो ये नहीं है कि जो है माइनस है तो ऋणात्मक, ऐसा नहीं। माइनस आने का सेंस ये है, यहाँ पर ऋणात्मक जो आया है तो ऋणात्मक का अर्थ ये है कि आपने माना था क्या
कि बड़े गोले से छोटे गोले पर जा रहा है। यानी आपने माना ये बड़ा गोला है, ये छोटा गोला है, ठीक है। इसकी त्रिज्या आपने माना 120 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या आपने माना 10 सेंटीमीटर। इस पर 120 माइक्रोकूलम का आवेश है, इस पे 80 माइक्रोकूलम का आवेश है। तो आपने माना कि इससे इस पर गया, जबकि उल्टा हो रहा है। ये आपने माना कि इससे इस पर गया, तो इससे इस पर नहीं गया। ऋणात्मक आने का सेंस है कि इससे इस पर आया है, ठीक है। और आपने माना था क्या कि इससे इस पर जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। यानी 40 कूलम का आवेश छोटे गोले से बड़े गोले पर जाएगा। तो लिख लीजिए, अर्थात 40 माइक्रोकूलम का आवेश छोटे गोले से छोटे से बड़े पर जाएगा। अब देखिए, इसके पास 120 माइक्रोकूलम है, इसके पास 80 माइक्रोकूलम है, फिर भी इसी से इस पर जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि विभव समान होता है। क्या समान होता है? विभव। तो इसका विभव कम है और इसका विभव क्या है? ज्यादा है, इसलिए यह जो है इसको इलेक्ट्रॉन आवेश देगा, न कि आवेश लेगा। क्लियर है? अगर इसका विभव ज्यादा होता तो ये आवेश इसको देता, याद रखिएगा, ठीक है। हो गया। वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव क्या होता है कि V वैद्युत विभव V बराबर होता है W/Q। एकांक आवेश को इनफाइनाइट से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q। एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर आवेशित वस्तु रखा जाता है तो उस पर बल लगता है, और वह बल अगर एकांक आवेश पर जितना भी बल लगता है उसी को कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र में जब एकांक आवेश को अनंत से लाने में जितना कार्य होता है उसी को कहा जाता है क्या? वैद्युत विभव। यानी ये कार्य है, अर्थात V जो है ऊर्जा है। V क्या है? ऊर्जा, जबकि E ऊर्जा नहीं है। ये क्या है? क्षेत्र है। तो V का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, या तो हम लिखें कि जूल प्रति कूलम है। जूल प्रति कूलम, याद रखिएगा, जूल प्रति कूलम। विभव जो है एक अदिश राशि होता है। ये वैद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि होता है, और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। क्या लिखेंगे? न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा, इसको जूल प्रति कूलम और इसे ही लिखा जाता है वोल्ट। क्या लिखते हैं? वोल्ट। जूल प्रति कूलम को ही वोल्ट कहा जाता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। अच्छा, जब कोई गोला होता है तो गोले, याद रखिएगा, जैसे गोला है तो गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव, जबकि इस पर आवेश जो है Q है। ये आवेश जो है क्या है? Q है। अगर तो इस पर आवेश अगर Q है तो यहाँ पर वैद्युत विभव P पर V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। याद रखिएगा, क्या होता है? Q/R। और जब ये कैपिटल R होता है तो गोले पर, अर्थात ये गोले के बाहर है। क्या है? गोले के बाहर। तो गोले के बाहर तो ये है, गोले पर तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R। ये गोले पर सबसे मैक्सिमम होता है, और यही गोले के अंदर होता है। गोले पर या गोले के अंदर भी यही होता है, गोले के अंदर। तो गोले के अंदर की बात हो या गोले पर, तो ये इतना ही रहेगा, ठीक है। और हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो E जो है, कोई भी अगर ये गोलाकार वस्तु है तो इससे R दूरी पर, यहाँ पर P बिंदु है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², ठीक है। और यहाँ पर जो होगा
अगर ये कैपिटल आर है तो गोले पर, ये गोले के बाहर है, याद रखिएगा, गोले के बाहर, गोले के बाहर, और ये गोले पर, तो जब गोले पर होगा तो गोले पर ई का मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन गोले के अंदर, गोले के अंदर, तो गोले के अंदर जो है, गोले के अंदर ई का मान 0 होता है, याद रखिएगा। जबकि इसमें गोले के अंदर ई का मान, भी का मान 0 नहीं होता है। गोले के अंदर विभव उतना ही होगा जितना कि गोले पर होता है। तो गोले पर जितना होता है उतना ही गोले के अंदर विभव होता है। जबकि गोले पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q/r स्क्वायर होता है, लेकिन गोले के अंदर ई का मान क्या होता है? 0 होता है। तो लिख लीजिए जरा इससे, इधर वैद्युत विभव है और इधर वैद्युत क्षेत्र है। हो गया? हो गया? हो गया? चलिए, विभव और वैद्युत क्षेत्र ये पूछा जाता है, अक्सर ये पूछा गया है गोले पर और गोले के बाहर। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को। और चित्र भी आ जाता है कि कौन सा कथन सत्य है वैद्युत क्षेत्र के लिए, गोले के लिए वैद्युत क्षेत्र। तो याद रखिएगा, अगर वैद्युत क्षेत्र कहता हो और ये आर दिखाता हो और ये ई दिखाता हो, ठीक है, इधर ई और इधर आर, तो जो वैद्युत क्षेत्र ई होगा तो ये ऐसे होता है इस तरह, और फिर यहाँ पर ऐसे, और फिर ये यहाँ पर ऐसे, और फिर ये ऐसे। ठीक है, तो ये गोले पर वैद्युत क्षेत्र के लिए, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र के लिए ग्राफ है। ठीक है, यानी देखिए यहां से जो ये है, ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर गोले के लिए, अर्थात ये अगर हम ऐसे कर दें, ठीक है, तो इस तरह, क्लियर, यानी कैपिटल आर, यानी यहाँ पर अधिकतम है वैद्युत क्षेत्र, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं कम होता जा रहा है, और जैसे इसके अंदर आएंगे फटाक से ना नीचे गिरेगा, ये नीचे की तरफ है। ठीक है, ये नीचे की तरफ यहाँ पर, तो यहाँ पर अचानक यहीं से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ये नीचे जाता है। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और ये धीरे धीरे नीचे जाता है। यहाँ पर जब इधर दूरी बढ़ता है तो ये, क्लियर है, तो याद रखिएगा इसे। अच्छा, वैद्युत विभव के लिए जो होता है, वैद्युत विभव ये पूछा गया है, याद रखिएगा, इसीलिए हम यहाँ पर बता दे रहे हैं वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव के लिए जो ग्राफ होता है, ये V बनाइएगा, ये R बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ होता है वो ऐसे, देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट है, और यहाँ पर थोड़ा सा आप और ऐसे कर दीजिएगा, और यहाँ पे ऐसे, और फिर ये ऐसे, बहुत तेजी से नीचे नहीं जाता है। बहुत तेजी से इसलिए नीचे नहीं जाएगा कि ये देखिए, ये तेजी से गया है ना, ये तेजी से जा रहा है नीचे, ये तेजी से नहीं जाएगा, ये थोड़ा स्लो जाएगा, क्योंकि ये 1/r होता है, यहाँ पे 1/r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है मैक्सिमम है, ये V का मान मैक्सिमम है, और ये जो है ऐसे हम बना देते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे R है, ये क्या है, R है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम है, यहाँ पर देखिए ये ऐसे आया, इस तरह निकल गया। अगर इधर जाएगा तो क्या होगा, कम होगा, जैसे जैसे पास जाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगा, फिर दूरी बढ़ाएंगे तो घटेगा, याद रखिएगा। और गोले के अंदर होंगे तो ये होगा, गोले के अंतर्गत ये यहीं पर होगा, ये वैद्युत विभव का ग्राफ है ये। जबकि यहाँ पर
नीचे जाता है, ये ऐसे नहीं जाएगा, यहाँ पे ऐसे होगा। तो इन दोनों में अंतर है। इसमें ग्राफ जो है ऐसे बन रहा है, ये गोला हमने दिखा दिया है, तो यहाँ से ऐसे आएगा और इस तरह जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। यानी गोले के अंतर्गत कहीं पर भी रहेंगे, सेंटर पर रहेंगे तो भी, चाहे जहां भी रहें, ये बराबर रहेगा, विभव समान होगा। लेकिन जैसे ही बाहर निकलेंगे घटने लगेगा, बाहर जैसे ही निकलेंगे घटेगा। जबकि यहाँ पर गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। याद रखिएगा, बना लीजिए चित्र। आया हुआ है, आता है, हो गया। हो गया। चलिए अब देखिए वैद्युत धारा, कूलाम्स बल जो होता है, तो कूलाम्स बल के द्वारा बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 1/4πε इस पूरे का जो मान होता है 1/4πε, ये होता है 9 × 10⁹। याद रखिएगा, 1/4πε का मान होता है 9 × 10⁹। एप्सिलॉन क्या होता है, माध्यम की वैद्युतशीलता होता है, माध्यम की वैद्युतशीलता। तो कूलाम्स बल, अगर प्रश्न हो लिख लीजिए कि दो आवेशित वस्तुओं पर आवेश की मात्रा क्रमशः 50 माइक्रोकूलाम व 40 माइक्रोकूलाम का धनात्मक आवेश है, जिनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो, तो इन पर किस प्रकार का कितना बल लगेगा, किस प्रकार का कितना बल लगेगा। ठीक है, तो F ज्ञात करना है। तो चलिए Q1 देखते हैं। Q1 दिया गया है कितना, 50 माइक्रोकूलाम, 50 × 10⁻⁻6। Q2 दिया है 40 × 10⁻⁻6 और R दिया है 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर। तो F बराबर हमें पता है कि 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R²। तो यहाँ पर तो 9 × 10⁹ हो जाएगा इस पूरे का मान, और Q1 Q2 तो ये लिख दें 50 × 10⁻6 और ये लिख देते हैं 40 × 10⁻6 अपान ये R यानी 0.2 का स्क्वायर। तो अब जरा देखा जाए कि 9 × 10⁹ ये है और 6 6 12, तो -3 हो जाएगा। ये 50 से 40 है, तो ये हो जाएगा 50 × 40 बटा ये 0.04 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से ऊपर भी 100 से नीचे भी, तो ये तो 4 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 का 100 में गुणा होगा 1000। ठीक है, तो 1 2 3 और 1 4, तो 4 0 है, तो ये 10 पर 3 घात है, तो 10 पर 1 घात हो जाएगा। क्यों, ये -3 है और 4 प्लस है, तो 1 घात हो गया। और 5 का गुणा होगा 9 में, 5 9 45, तो 45 × 10 इतना न्यूटन का बल लगेगा, अर्थात 450 न्यूटन का बल लगेगा। और किस प्रकार का, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्यों प्रतिकर्षण लगेगा, क्योंकि दोनों ही धनात्मक आवेश है। ठीक है, इसलिए प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो लिख लीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए अब देखिए जब कोई भी दो आवेशित वस्तु होता है, जैसे ये भी धनात्मक आवेश है
और ये भी धनात्मक आवेश है, दोनों समान प्रकार के आवेश हैं। तीसरा आवेशित वस्तु Q है। अब ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो तीसरी आवेशित वस्तु को कहाँ रखा जाए कि संतुलन की अवस्था में हो, और इसी रेखा पर रखना है, चाहे इसके बाहर रखिए या इसके अंदर रखिए। ठीक है, तो देखिए जरा देखो आप, पहला ये कि तीसरी आवेशित वस्तु को कहाँ रखा जाए कि संतुलन अवस्था में हो। तो यहाँ पर अगर बीच में, इसके बीच में कहीं पर भी हम रख देते हैं, सपोज दैट यहाँ पर रख दिया हमने, तो अगर इसके बीच में रखा Q कूलाम का आवेश, तो इससे अगर मान लेते हैं कि x दूरी पर है, ठीक है, तो इस इन दोनों के बीच की दूरी अगर r है, तो इससे बीच की दूरी तो r माइनस x हो जाएगा ना। अब इसका मतलब ये है कि इस पर ये अगर धनात्मक आवेश है तो ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा इधर की तरफ, और ये बल लगाएगा इधर की तरफ, दोनों विपरीत दिशा में लगेंगे तो संतुलन मिलेगा ही मिलेगा। कब? जब बराबर हो जाएंगे तब। इसका मतलब ये है कि हम देखेंगे कि ये बराबर कब हो रहे हैं। तो बराबर कर दिया जाए तो F1 बराबर F2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू Q, तो यहाँ पर Q1 है, यहाँ Q2 है, तो Q1 इंटू Q अपान R स्क्वायर के जगह पर x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या जाएगा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जाएगा Q इंटू Q2 अपान R माइनस x का स्क्वायर। अब देखिए ये इससे कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कट गया, ठीक है। अब बचा क्या है, तो Q भी कट जाएगा, Q से Q भी कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा, तो यहाँ पर Q1 Q2 का अनुपात देखिए, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, तो Q1 अपान Q2 बराबर हो जाएगा ये x स्क्वायर अपान R माइनस x का होल स्क्वायर। बस यहीं से सॉल्व करके हम निकाल लेंगे x की वैल्यू, इसकी मान निकाल लेंगे x का मान। और याद रखिएगा संतुलन की अवस्था कब प्राप्त होता है, जब दोनों के बीच में रखेंगे तब, अर्थात समान प्रकार का, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, समान प्रकार के दो आवेशित वस्तुओं के बीच तीसरी आवेशित वस्तु रखने पर, तीसरी आवेशित वस्तु रखने पर संतुलन प्राप्त होता है, संतुलन प्राप्त होता है। ठीक है, बीच रखेंगे तब, बीचों बीच नहीं, बीच में कहीं पर भी रखा जा सकता है, तो लिख लीजिए इसे जरा जल्दी से। दूसरा ये है कि अगर ये विपरीत प्रकार का होता, क्या होता, विपरीत प्रकार के आवेशित वस्तु होते हैं, तो जब विपरीत प्रकार के आवेशित वस्तु होते हैं तब जरा हम लोग देखेंगे कि उस कंडीशन में, तो विपरीत प्रकार के अगर आवेशित वस्तु हैं तो उसके लिए जरा देखा जाए कि अगर सपोज दैट यहाँ पर ये प्लस आवेश है और यहाँ पर क्या है, माइनस आवेश है, तो ये यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, तो अगर हम इसके बीच में कोई भी आवेश अगर रख दे, चल ये मान लेते हैं धनात्मक ही रख दिए यहाँ पर, तो अगर ये धनात्मक Q है तो ये तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, और ये Q2 तो ऋणात्मक है तो ये भी तो अपनी ओर खींचेगा, यानी बीच में अगर रखेंगे तो ये जो है दोनों बल एक ही तरफ कार्य करने लगेगा, तो संतुलन मिलेगा नहीं। संतुलन तभी मिलेगा जब विपरीत दिशा में एक उधर खींचे और एक इधर खींचे, या एक इधर खींचे तो एक इधर अंदर की तरफ खींचे, तभी संतुलन मिलेगा, और वो भी तब जब बराबर होगा। और जब सब के सब एक ही तरफ बल लगाने लगेंगे तो क्या बराबर हो पाएगा, नहीं बराबर होगा। इसका मतलब इसके बीच में संतुलन नहीं मिलेगा, तो फिर बाहर मिलेगा, क्या मिलेगा, बाहर। तो बाहर अगर मिलता है, इधर मान लेते हैं Q कूलाम का आवेश रखने पर मिल रहा है इससे x दूरी पर, इससे कितनी दूरी पर, x, और इनकी दूरी क्या है, r। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह जो है Q1 Q2, तो यहाँ से अगर हम इसी तरह निकालेंगे, जैसे यहाँ पर F1 बराबर F2 किया, तो आप क्या देखेंगे कि Q तो कट जाएगा, तो फिर Q1 अपान Q2, तो Q1 अपान x स्क्वायर, तो x के जगह पर क्या लिखेंगे, r प्लस x, क्या लिखेंगे, r प्लस x। तो यहाँ पर अगर ये Q1 से x दूरी पर है, यानी r प्लस x दूरी पर है, तो यहाँ पर Q1 अपान Q2 बराबर लिखेंगे r प्लस x का होल स्क्वायर बटा x स्क्वायर। ठीक है, तो लिख लीजिए, बाहर होगा जब, इसमें लिख लीजिए कि जब दो विपरीत प्रकार के आवेशित वस्तु
जब दो विपरीत प्रकार के आवेशित वस्तु रखे गए होते हैं तो तीसरी आवेशित वस्तु को इन दोनों आवेशित वस्तुओं के बाहर रखने पर संतुलन की अवस्था प्राप्त होता है, परंतु दोनों के बीच रखने पर संतुलन की अवस्था प्राप्त नहीं हो सकता है। दोनों के बीच रखने पर संतुलन की अवस्था प्राप्त नहीं हो सकता है। और इसे लिख लीजिए Q1 अपान Q2 R प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। हो गया, लिख लिए। चलिए अब देखेंगे हम लोग कि अगर सपोज दैट मान लिया जाए कि ये वर्ग है और वर्ग के चारों कोनों पर जो है यहाँ पर Q कूलम का आवेश रखा गया है। तो Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है, ठीक है। और इसके केंद्र पर कोई आवेशित वस्तु Q रखा गया है, तो Q पर लगने वाला परिणामी बल, एक बात याद रखिएगा, जब परिणामी बल पूछा जाए Q पर लगने वाला परिणामी बल, और यदि Q1 बराबर Q3 हो और Q2 बराबर Q4 हो, ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर होते हैं अर्थात Q1 और Q3 बराबर होगा, तो इस पर अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि ये भी प्लस और ये भी प्लस है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है इधर की तरफ खींचेगा तो ये इधर की तरफ, अगर ये प्लस है, अगर ये भी प्लस होता तो ये जो है इसको प्रतिकर्षित करता, और अगर ये माइनस से भी माइनस तो ये खींचता, तो ये भी तो खींचेगा। तो जब दोनों विपरीत प्रकार के बल लगेंगे बराबर लगेंगे, क्योंकि ये दूरी बराबर है, ये दूरी बराबर है इसलिए बराबर बल लगेगा, तो बराबर बल लगेगा तो संतुलन मिला। और फिर ये Q2 और Q4 भी बराबर है, अगर ये दोनों धनात्मक हैं और समान मात्रा में हैं तो ये भी तो इस पर बराबर बल लगाएंगे, अगर ये इधर की तरफ खींचता है तो ये इधर की तरफ, इसका मतलब ये संतुलन की अवस्था में होगा, यानी इस पर लगने वाला परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात जब जो है किसी भी वर्ग के विकर्णों पर समान प्रकार के आवेश समान मात्रा में रखे गए हों, विकर्णों पर समान प्रकार के आवेश समान मात्रा पर रखे गए हों, विकर्णों के शीर्षों पे, ठीक है, तो उस कंडीशन में वर्ग के केंद्र पर पांचवा आवेशित वस्तु रखने पर या पांचवा आवेशित वस्तु हो तो उस पर परिणामी बल शून्य होता है। परिणामी बल क्या होता है, शून्य या संतुलन की अवस्था में होता है। तो लिख लीजिए जरा इसे कि किसी वर्ग के विकर्णों के सिरों पर समान प्रकार के समान मात्रा में आवेश रखे गए हों, समान प्रकार के समान मात्रा में आवेश रखे गए हों, तो उनके केंद्र पर रखा हुआ पांचवें आवेशित वस्तु पर, केंद्र पर रखा हुआ पांचवें आवेशित वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होता है। लगने वाला परिणामी बल शून्य होता है। लगने वाला परिणामी बल शून्य होता है। परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर है, चित्र बना लीजिए।
लिख लीजिए, परिणामी बल 0 होगा। उम्मीद है कि आज हमने जो भी बताया वो सभी आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आया समझ में सभी लोगों को या नहीं आया? आ गया। अगले दिन बताएंगे वैद्युत धारा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वैद्युत धारा। और वैद्युत धारा, प्रतिरोध, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिक जो आप पढ़ रहे हैं इससे प्रश्न आएगा ही आएगा। 25% प्रश्न इसी से होता है, याद रखिएगा। जितना फिजिक्स में प्रश्न आते हैं उसका 25% वैद्युत धारा और चुंबक से होता है, 25% से 30% तक लाइट से होता है। बाकी सारे के सारे प्रश्न अलग होते हैं जो मैकेनिक्स से होते हैं, ये याद रखिएगा। कभी कभी 60% भी आ जाता है लाइट और इलेक्ट्रिक मिलाकर, और 40% में ही मैकेनिक्स पूरा होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो भी आज हमने बताया इस पर एक बार मंथन करेंगे, एक बार विचार करेंगे, अवश्य आप पढ़ेंगे, बुकों को उल्टेंगे और इनसे संबंधित न्यूमेरिकलों को आप सॉल्व करेंगे। हम लोग जो है बहुत जल्दी ही बताया था हमने कि आप सभी के लिए अनसॉल्व्ड पेपर का सलूशन करने वाले हैं। आप सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ताकि और ज्वाइनिंग करने के लिए तरीका क्या होगा, तो व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर लीजिए, आपको पूरा विधि बता दिया जाएगा ज्वाइनिंग करने के लिए। क्लियर है? ताकि आने वाले दिनों में आपका रिवीजन और कंप्लीट तैयारी रहे, ताकि 1% भी ये न लगे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। डरते डरते नहीं, बल्कि हौसला के साथ, पूरे एकदम जोश के साथ पेपर के दिन आप परीक्षा देने जाएं और परीक्षा में बैठें और अच्छा करके आए, रिजल्ट अच्छा बनेगा। और जब दब कर जाएंगे, दबते हुए जाएंगे, डरते हुए जाएंगे तो पेपर खराब होता है। ठीक है, और ये तभी होगा जब आपकी तैयारी नहीं होगा, और तैयारी रहेगा तो आप डरोगे ही नहीं, आप पूरे जोश के साथ जाओगे। क्या पूछेगा, कैसा आएगा, सब लगा डालेंगे। तब उस दिन न आने वाले प्रश्न भी सॉल्व कर डालोगे और अच्छा पेपर करके आओगे। तो फिलहाल हम लगे हुए हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा हो। तो कल मिलेंगे तो आगे चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।